ओके। आज का चैप्टर है हमारे पास मोशन इन अ प्लेन। ठीक है। चैप्टर नंबर 4 है फिजिक्स का। तो इससे पहले वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब मोशन इन अ प्लेन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन करते हैं मोशन इन अ प्लेन का। तो मोशन इन प्लेन को जो है और नामों से भी जाना जाता है। टू डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं इसको हम, और 2D मोशन भी कहते हैं शॉर्ट में। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे राइटिंग ऑन अ बोर्ड विदाउट लिफ्टिंग मार्कर। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ लेकिन मैं मार्कर लिफ्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। या फिर कॉलिंग ऑफ स्नेक ऑन फ्लोर, सांप का फ्लोर पर रेंगना। ठीक है। और तीसरा है सर्कुलर मोशन। क्या है सर्कुलर मोशन? ये यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म कुछ भी हो सकता है। तो सर्कुलर मोशन है जैसे मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। ये भी आपका क्या है? मोशन इन अ प्लेन है। इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन होता है जब हम कोई चीज फेंकते हैं एट सम एंगल। ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन है जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो हम बॉल फेंकते हैं या बॉल कैच कर रहे हैं। तो वो सारे मोशन कैसे हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन है, सॉरी, मोशन इन अ प्लेन है। तो मोशन इन अ प्लेन यानी टू डायमेंशनल मोशन भी जिसे कहते हैं, वो एक्चुअल में होता क्या है? तो टू डायमेंशनल मोशन या मोशन इन प्लेन में आपके जो पोजीशन होती है, जो पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की जो मूव कर रहा है, उसके दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स और वाई का, और ये मोशन है किसी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, मोशन का ग्राफ बनाया हुआ है मैंने। और आप देखेंगे पॉइंट ए पे, पॉइंट ए बोले तो पोजीशन ए पर एक्स की वैल्यू 2 आ रही है और वाई की वैल्यू कितनी आ रही है? 5। कुछ समय बाद जो ऑब्जेक्ट है वो ए से बी पर पहुंच जाता है। बी भी मेरी पोजीशन है दूसरी। तो बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 4 और 5.5। तो आपने देखा कि जो ऑब्जेक्ट का मोशन था ए से बी तक, उसमें आपकी एक्स की वैल्यू भी चेंज हो रही है और वाई की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन या फिर मोशन इन अ प्लेन। यानी मोशन इन अ प्लेन वो मोशन होता है जिसमें किसी मूविंग बॉडी के दोनों कोऑर्डिनेट्स पोजीशन के चेंज हो जाते हैं। अगर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो हम उसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या कहते हैं? Straight। और अगर मोशन के दौरान तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते हैं तो उसे हम 3D मोशन कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 2D मोशन जिसमें आपके टू कोऑर्डिनेट, सॉरी, पोजीशन के टू कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। बता लीजिए फटाफट। तो पहले हम जानेंगे स्केलर और वेक्टर्स क्वांटिटीज क्या होती है, फिर वेक्टर को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सो ये मैंने पिछली क्लास में भी पढ़ाया था, स्केलर्स या स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, और फिर है आपकी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज तो समझिए, पहले समझेंगे उसके बाद उतारेंगे। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं विच कैन बी रिप्रेजेंटेड, विच आर रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड ओनली, जिनको आप सिर्फ मैग्नीट्यूड से दर्शाते हो। ठीक है। सो दीज आर रिप्रेजेंटेड or defined by magnitude only, by magnitude only, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस में यूनिट। ठीक है। जैसे एग्जांपल, इनको दर्शाने के लिए, इनको बताने के लिए आपको दिशा यानी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, खाली मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है। जैसे आपने सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस हो गया। ठीक है। इसी तरह से आपकी हो गई स्पीड हो गई। ठीक है। टाइम हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, बिल्कुल सही, वर्क हो गया, एनर्जी हो गई डिफरेंट टाइप्स की, पावर हो गई, वॉल्यूम हो गया। ठीक है। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
ठीक है, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मास, टेम्परेचर, वर्क, एनर्जी, पावर, वॉल्यूम, ठीक है। तो बहुत सारी हैं एक्सेट्रा, ये सारी क्या होती हैं आपकी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। क्या होती हैं? स्केलर। इनको दर्शाने के लिए आपको जो है मैग्नीट्यूड चाहिए खाली। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं which are represented or explained by magnitude as well as direction। दोनों चाहिए इनको, इनको दर्शाने के लिए दोनों चाहिए। मैंने बोला मैं मूव कर रहा हूँ 2 किलोमीटर पर आवर, मेरा मोशन है 2 किलोमीटर पर आवर, और मैंने इसके अलावा कुछ नहीं बोला, तो ये आपकी स्पीड है। क्या है? स्पीड। मैंने बोला मेरा मोशन है 2 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? ईस्ट। अब मैंने डायरेक्शन, अब ये वेलोसिटी हो गई मेरी। क्या हो गई? वेलोसिटी, क्योंकि मैंने डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड कर दी। तो ये तो डायरेक्शन हम जनरल वर्डिंग में कहते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं एग्जांपल्स क्या क्या है वेक्टर क्वांटिटीज के। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे सिंपल से, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, ठीक है, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, टॉर्क, ठीक है। तो ये सारी आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने तो जनरल बोला था भाई कि मेरा जो मोशन है वो 2 किलोमीटर पर आवर है इस डायरेक्शन में, जनरल सेंस है। लेकिन हम पढ़ेंगे तो कैसा पढ़ेंगे, रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर्स को तो कैसे करते हैं वो जानेंगे। पहले उतार लो जल्दी। जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको हम सिंपली वेक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, चाहे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज कह लो या वेक्टर्स कह लो। ठीक है, तो मैं वेक्टर्स ही लेके चलूंगा, शॉर्ट है। ठीक है, और मैंने कहा था कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आपकी वेक्टर्स होती हैं, जैसे फोर्स वगैरह होगा, टॉर्क वगैरह हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सीलरेशन हो गया। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो जिस भी वेक्टर को आपको रिप्रेजेंट करना है पहले आपको उसका सिंबल पता होना चाहिए। मैंने कहा एक्सीलरेशन लिया है, मैंने क्या लिया है? एक्सीलरेशन, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका सिंबल क्या होता है? ए होता है। ठीक है, ठीक है। और इसके ऊपर आप जो है वेक्टर नोटेशन कहते हैं इसको, वो लगाना होता है। क्या लगाना होता है? वेक्टर नोटेशन। ठीक है, इस तरह से अगर आपने कहा है मैंने फोर्स लिया है, फोर्स मेरा वेक्टर क्वांटिटी है या वेक्टर है, और फोर्स का सिंबल होता है कैपिटल एफ। तो अगर मुझे लिखना है तो मैं इसके ऊपर एक सिंबल लगाऊंगा, वेक्टर नोटेशन। तो मैं इसको पढ़ूंगा कैसे? मैं बोलूंगा फोर्स वेक्टर। क्या बोलूंगा? फोर्स वेक्टर। ये है एक्सीलरेशन वेक्टर। क्या है? और अगर इसके ऊपर सिंबल नहीं लगा हुआ है तो वो खाली मैग्नीट्यूड है। क्या है? तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। क्या है? और ये क्या है? एक्सीलरेशन वेक्टर। इस तरह से ये फोर्स वेक्टर है, और अगर इसके ऊपर सिंबल नहीं लगा है तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, यानी खाली वैल्यू है। क्या है? वैल्यू। ठीक है, तो मैंने कहा था कोई भी वेक्टर जो होता है उसको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दिखाते हैं। तो ये है मेरे पास वेक्टर ए। वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होता है उसे मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ? उसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ खाली इस सिंबल से। तो ये खाली मैग्नीट्यूड है, और मुझे डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन को मैं क्या करता हूँ? कैप से दिखाता हूँ, उसे कहते हैं ए कैप। क्या कहेंगे? ए कैप। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज अ यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का काम होता है खाली डायरेक्शन देना। क्या काम होता है? खाली डायरेक्शन देता है।
इस तरह से अगर मेरे पास फोर्स है, क्या है, फोर्स वेक्टर, क्या है, फोर्स वेक्टर, तो मैं लिखूंगा एफ डॉट एफ कैप, एफ डॉट एफ कैप। यहाँ पे एफ क्या है, मैग्नीट्यूड है, और एफ कैप क्या है, डायरेक्शन बताएगा, जो कि यूनिट वेक्टर है, क्या है, यूनिट वेक्टर। इस तरह से अगर मेरे पास एक्सीलरेशन वेक्टर है तो मैं लिखूंगा ए यानी मैग्नीट्यूड डॉट ए कैप। अब ये मैग्नीट्यूड है, इसको या तो आप ऐसे लिख दो, या आप इसको जो है वेक्टर लगा के ब्रैकेट के अंदर भी ले सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर है, दोनों चीज़ सेम है, या तो ऐसे ले लो या पूरा ऐसे ले लो, दोनों चीज़ सेम है, ठीक है। इस वेक्टर को जब आप मोड में बंद कर दोगे तो आपका मैग्नीट्यूड निकलता है, क्या निकलता है, मैग्नीट्यूड। तो ऐसे पूरा लिखो या फिर ऐसे लिखो। अगर ऐसे लिखोगे तो साइन हटाना, ऊपर का नोटेशन हटाना पड़ेगा आपको, ऊपर का नोटेशन क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और आप नोटेशन लेना चाहते हो तो उसे ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा। तो ये चीज, दोनों चीज सेम है, ठीक है। हो गया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो वेक्टर को आप दिखाएंगे मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन। डायरेक्शन किसे देते हैं हम, यूनिट वेक्टर से। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर whose magnitude is 1, जिसका खुद का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, उसकी खुद का मैग्नीट्यूड 1 आता है। यानी ये हमने एक वेक्टर है, ये वेक्टर है असल में, एक जो यूनिट वेक्टर है, क्या है, और इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मैं ऐसे कर दूंगा, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आता है, 1 आता है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही हमेशा कितना आता है, 1 आता है। इसी तरह से ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, एफ कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, ठीक है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर की एक डायरेक्शन होती है। अब वेक्टर को ग्राफ पे कैसे दिखाते हैं इसको मैं बताना चाहूंगा, ठीक है। तो देखिए, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। मान लीजिए उसकी डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन प्लस की, तो ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है ये बताएगा कि वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। और इस एरो की जो लंबाई है, क्या है, लंबाई, वो बताएगा कि ये ए की वैल्यू क्या है, यानी मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ये फोर्स वेक्टर है, क्या है, फोर्स है, जिसकी मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, कितनी है, और किधर जा रहा है, ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। किधर जा रहा है, डायरेक्शन तो मुझे पता है, और ये लंबाई कितनी है, 10 के हिसाब से है, किसके हिसाब से, 10 के। इसी तरह से ये मान लो F1 है, दूसरा मेरे पास फोर्स है जो कि 20 न्यूटन में है, कितने न्यूटन में, वो भी किधर जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसकी लंबाई क्या होगी, इसकी डबल होगी, क्या होगी, डबल। मतलब जो इस एरो की लंबाई है वो ये वैल्यू बताता है, किसी स्केल पे लेते हैं, ठीक है। तो अगर F1 मेरा इस तरह से दिखाया जा रहा है तो मेरा F2 क्या होगा, ये होगा, कितना होगा, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो आप मैग्नीट्यूड का मतलब समझ गए। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वेक्टर की लेंथ कितनी है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वेक्टर की लेंथ कितनी, ठीक है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 2 इंटू F1, क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू F1, यानी F जो वेक्टर था उसका क्या है, ये दुगना है, और दोनों में प्लस निशान है, तो डायरेक्शन क्या है, सेम है, डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है। कितना हो गया, फटाफट उतार लो फिर आगे बताता हूँ। अगर आपका एफ वेक्टर दिखाया हुआ है बोर्ड पे, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, किसमें जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में, तो 2F वेक्टर कितना होगा, जो कि ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द 2F वेक्टर। ये वेक्टर क्या है, 2F है। माइनस एफ क्या होगा, माइनस एफ वेक्टर, डायरेक्शन क्या होगी, बस अपोजिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लेंथ उतनी रहेगी, लेंथ क्या रहेगी, उतनी। तो अगर ये एफ वेक्टर है तो माइनस एफ वेक्टर जो है जस्ट अपोजिट हो जाएगा, और लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी,
ये आपको यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है, ये स्केलर होता है। क्या होता है? स्केलर। तो किसी भी वेक्टर को अगर आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, किससे मल्टीप्लाई करते हो, तो सिर्फ उसकी लंबाई चेंज होती है। अगर प्लस स्केलर से किया है, प्लस वैल्यू से, अगर माइनस वैल्यू से किया है तो लंबाई भी चेंज होगी और डायरेक्शन भी बदल जाएगी। जैसे यहाँ पे एफ वेक्टर था इस डायरेक्शन में, मैंने इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे तो माइनस एफ हो गया। तो आपने देखा डायरेक्शन क्या हो गई? बदल गई। अगर ये एफ वेक्टर है, मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 एक स्केलर है, तो आप देखोगे दोनों प्लस के रहे अभी भी, यानी डायरेक्शन तो सेम रहेगी, लेकिन जो ये वैल्यू है ये इसकी क्या हो गई है? दुगनी हो गई है, यानी लंबाई क्या हो जाएगी? दुगनी। क्या हो जाएगी? दुगनी। अगर मैं लिखता हूं कि -2f बताइए कितना होगा 2f वेक्टर, तो मैंने इस वेक्टर को एक स्केलर -2 से मल्टीप्लाई किया है। किससे मल्टीप्लाई किया? तो -2 से मल्टीप्लाई करने पर हुआ क्या है कि एक तो इसकी लंबाई हो गई दुगनी और डायरेक्शन भी बदल गई। सिंपल। तो जब भी हम किसी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका मैग्नीट्यूड बदल देता है और हो सकता है उसका डायरेक्शन भी बदल दे। अगर स्केलर प्लस का है तो डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा, और अगर स्केलर जो है आपका माइनस का है तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ओके, अब आगे मैं बताता हूं कि दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं। दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, स्केलर तो मैंने बता दिया। दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? सो इसे कहते हैं इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, समझिए पहले। एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, ये है मान लीजिए एफ वेक्टर, ठीक है, इसको मैं F1 कह देता हूँ, सिर्फ फर्स्ट वेक्टर। एक और वेक्टर है जो कि ऐसे जा रहा है, जो कि F2 है। क्या दोनों वेक्टर इक्वल हैं? नहीं। क्यों? डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है। एक और केस लेते हैं, इसे मैंने F1 कह दिया वेक्टर, इसे मैंने F2 वेक्टर कह दिया। -F2 नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो दोनों अलग अलग हैं। क्या F1 F2 दोनों इक्वल वेक्टर हैं? नहीं है। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। साइन इसलिए लगाया क्योंकि अगर मैं इसे F1 लिखता ना तब साइन लगाता मैं इसमें, ये F2 तो अलग ही हो गया, नाम ही अलग हो गया, ठीक है। तो दो वेक्टर जो होते हैं वो इक्वल माने जाएंगे जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। सो टू वेक्टर्स विल बी इक्वल, सॉरी, two vectors will be equal if their direction as well as magnitude both are same। ठीक है, यानी मैं कहूंगा कि ए वेक्टर जो है, सॉरी, मैं कहूंगा कि जो F1 वेक्टर है वो किसके बराबर होगा? F2 वेक्टर के, इफ कंडीशन। क्या कंडीशन है? दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, यानी F1 बराबर क्या हो? F2 हो, और दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो, यानी F1 कैप बराबर क्या हो? F2 कैप। ये मैग्नीट्यूड बराबर और ये डायरेक्शन बराबर, तो मैं कहूंगा F1 वेक्टर और F2 वेक्टर क्या है? बराबर है। कैसे? जैसे देखो, ये मेरा F1 वेक्टर है और ये मेरा क्या है? F2 वेक्टर है। देखो दोनों बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल बराबर है। दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर यानी लेंथ बराबर, और दोनों की डायरेक्शन भी सेम। तो दो वेक्टर F1 F2 बराबर कहलाएंगे अगर उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। अगर दोनों में से एक भी सेम नहीं है, गड़बड़ है, तो वो वेक्टर इक्वल नहीं है। So these are not equal vectors, these are also not equal vectors, but these are equal vectors। ठीक है,
रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर को कैसे दिखाते हैं, देखिए आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना ली, ठीक है। मान लीजिए कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स एंड वाई, क्या है, एक्स एंड वाई, जैसे 2,3 से। तो ये जो पॉइंट है इसका जब मैं वेक्टर बनाऊंगा ओरिजिन से, कहाँ से, ओरिजिन से, तो मैं इसको जोड़ देता हूँ। ओरिजिन क्या है, ओपी। तो ये जो ओपी वेक्टर बना पॉइंट पी का, इसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो किसी भी पॉइंट का वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा, 0 0, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर is a vector of any point with respect to origin, ठीक है। तो ओपी जो है मेरा क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है, क्या है, किसका पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट पी का। सो आप लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। तो ओपी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। निकालते कैसे हैं, निकालने का तरीका सिंपल है, एक्स दिया है उसका आई कैप, और जो वाई दिया है उसका जे कैप। अब ये आई जे कहाँ से चल के आ गए बताऊंगा मैं आपको। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी बराबर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, जहां पे आई कैप जो है वो है यूनिट वेक्टर, क्या है, और इस तरह जे कैप भी क्या है, यूनिट वेक्टर। एक्स क्या है, मैग्नीट्यूड, वाई क्या है, मैग्नीट्यूड। तो जो आई कैप है दैट इज द पोजीशन वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। आई कैप क्या है, पोजीशन वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, जो कि एक्स के साथ लगेगा हमेशा। और जे कैप इज द पोजीशन वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, जो कि वाई के साथ लगेगा। क्लियर है। तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप, नीचे क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप, इधर क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। तो डायरेक्शन बदल गई ना, ठीक है। सो ऐसे देते हैं इस तरह से। ये तो एक पॉइंट हो गया, एक और पॉइंट ले लेते हैं हम, क्यू पॉइंट। मान लीजिए क्यू के कोऑर्डिनेट हैं 3 एंड 5, क्या है, 3 एंड 5। तो क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालिए। तो क्या हो गया, ओ क्यू, क्या हो गया, क्यों जोड़ेंगे हम इसको। तो ओ क्यू इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू। ओ क्यू क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू। और क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप हो गया, ठीक है। तो आप किसी भी पॉइंट को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, किस पे, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं जो मैंने पूरा बनाया है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो। तो मान लीजिए मैंने मोशन ले लिया, इतना हो गया, समझ गए, क्लियर। मान लीजिए एक मोशन है जो इन दो पॉइंट से पास हो रहा है, आपको साफ पता चल जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ये। कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पॉइंट पी पर ये कोऑर्डिनेट्स थे पोजीशन के, मतलब ये पोजीशन बता रहा है, क्या बता रहा है, पोजीशन। और पॉइंट क्यू पे वो कोऑर्डिनेट्स है, दोनों ही अलग अलग हैं। आप देखो एक्स की वैल्यू 2 है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 है, यहाँ वाई की वैल्यू 3 है, वहाँ पे 5 है। तो जाहिर सी बात है प्लेन मोशन है, कौन सा है, मोशन इन प्लेन है, ये दोनों दोनों चेंज हो रहे हैं, ठीक है। इनिशियल पोजीशन क्या थी, पॉइंट पी, फाइनल पोजीशन क्या है, पॉइंट क्यू। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पी से लेकर क्यू तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो कैसे बनाएंगे, एक एरो खींचेंगे हम, क्या खींचेंगे, एरो। So this is the
ये क्या है पूरा डिस्प्लेसमेंट है। क्या है डिस्प्लेसमेंट। ये इनिशियल पोजीशन, वो फाइनल पोजीशन। इनिशियल से फाइनल का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो लेंथ होती है शॉर्टेस्ट, उसे हम क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो बेटा मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, मेरा डिस्प्लेसमेंट है पोजीशन वेक्टर पी क्यू, सॉरी मेरा डिस्प्लेसमेंट है पी क्यू वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो पी क्यू वेक्टर मेरा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरा क्या है बेटा, पी क्यू है। इन दो पॉइंट्स के बीच में, पी और क्यू के बीच में। ठीक है, अब मैंने पोजीशन वेक्टर बता दिया, मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बता दिया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब होता है एक पोजीशन से लेकर दूसरी पोजीशन के बीच का जो वेक्टर होता है या जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है। तो पी क्यू जो है वो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। क्या है डिस्प्लेसमेंट। अब निकालते कैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, हमेशा याद रखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को निकालने के लिए आपको हर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट शुरू कहां से हो रहा था, पी से। पी इनिशियल थी और क्यू क्या था, फाइनल थी। तो निकालेंगे कैसे, हमने पी क्यू पता कर लिया और हमने ये कहा था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए आपको पी पॉइंट का और क्यू पॉइंट का दोनों का क्या पता होना चाहिए, पोजीशन वेक्टर। क्या पता होना चाहिए, पोजीशन। तो फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे, देखिए जो पहला पॉइंट था उसका पोजीशन वेक्टर बाद में लिखना है आपको, और जो लास्ट पॉइंट था उसका पोजीशन वेक्टर पहले लिखना है। क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। कैसे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या था, क्यू। तो आप लिखेंगे पोजीशन वेक्टर क्यू का, किसका, क्यू का, और माइनस क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर पी का। यहां से यहां जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो पोजीशन वेक्टर क्यू माइनस में पोजीशन वेक्टर पी। तो पी क्यू बराबर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। माइनस कीजिए जरा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू क्या था, 2, यहाँ पे क्या आएगा 3। तो आई वाले में से आई घटेगा हमेशा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू था आपका 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। और पी का कितना था, 2i कैप प्लस 3j कैप, माइनस कीजिए, 3 में से 2 गए, i कैप, 5 में से 3 गए प्लस में। तो ये आपका क्या निकल गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल गया। क्या निकल गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो देखा आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं हम। अब मैं आपको सवाल दूंगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने का। अब मैं ये सारा बीच का गाइड भी कर सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको पॉइंट दूंगा दो, क्या दूंगा, और मैं बताऊँ कहूंगा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालिए। तो सिंपल सा है, 3 में से 2 माइनस किया, आई कैप लगाया, 5 में से 3 माइनस किया, जे कैप लगाया, खत्म बात। तो अब वो इतना सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है, सीधा शॉर्ट। मैंने 2 पॉइंट दे दिया आपको, मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करना है आपको, ठीक है। उतार लीजिए फटाफट। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए 2, -2 एंड पॉइंट बी 3, -5। इन दोनों के पॉइंट्स के आपको पोजीशन वेक्टर निकालने हैं। ऑल्सो कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम, यानी पोजीशन ए से लेकर पोजीशन बी तक जब बॉडी जाती है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आपको पोजीशन वेक्टर ए यानी ओ ए वेक्टर निकालना है, पोजीशन वेक्टर बी यानी वेक्टर निकालना है, और आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी यानी ए बी वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो निकालिए, सिंपल सा है। पोजीशन वेक्टर इसका निकालने के लिए ओ ए होता है 2i कैप -2j कैप, ओ बी पोजीशन वेक्टर क्या होगा 3i कैप -5j कैप, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है ए बी वो होता है पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ए। तो 3 में से 2 गए 1, तो आई कैप हो गया, -5 में से -2 गए तो -3j कैप हो गया, ठीक है। और दे रहा हूँ, कीजिए जरा। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर रहा हूँ। फाइंड द वेक्टर ऑफ ए, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पोजीशन वेक्टर, फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द
coordinates of point A if position vector of point B is minus I cap plus J cap and displacement vector AB is 2I cap minus 3J cap। निकालिए। आपको ए के पॉइंट के ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, यानी एक्स वाई निकालना है। पोजीशन वेक्टर बी का दे रखा है आपको और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी दे रखा है, निकालना है। ओए निकलेगा नहीं, आपको सिर्फ ओए नहीं निकालना, ओए जो निकलेगा ना उससे आपको उसके पॉइंट के वो निकालनी है वैल्यू। तो पहले तो आपको ओए निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? जो कि आई जे के फॉर्म में आएगा, और उस आई जे से आप एक्स वाई निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, निकालिए जरा। ए भी दे रखा है, सिंपल सा है, वैसे तो बहुत शॉर्ट है। करो। तो आंसर मैं साइड में लिख देता हूँ कहीं पे भी, मैं भी करता रहता हूँ साइड में। नहीं, मैं छुपा के करूंगा। ए पॉइंट है आपका -3। अब देखो कैसे आया। आपने ओ, पहले आपने ओ ए निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है? आपको ए बी बराबर दे रखा है, तो ए बी का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, यानी ओ बी माइनस ओ ए। ये 3 4 आ रहा है ना, माइनस 3। ये ए बी है, ओ बी आपको पता है, ए बी आपको पता है, ओ ए निकल जाएगा यहाँ से। वहां से पॉइंट निकाल लो, रख दो वैल्यू, ए बी की वैल्यू रखो वहां से। ए बी बराबर क्या होता है? ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी क्या है? पोजीशन वेक्टर बी। यहाँ से ओ बी आपको दे रखा, ए बी दे रखा है, ओ ए निकल जाएगा। और मान लो ओ ए आपका आया माइनस ए प्लस के कैप, तो इसका मतलब है -1 और 1.2। अगर ये आ रहा है आपका -5 आई कैप प्लस 2 जे कैप, तो इसका मतलब -5 और 2 पॉइंट हो गए। चलो निकालो।